बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा इंटर प्रॉक्सिमल स्पेस के बारे में है। और ये पेज नंबर 31 पर है। देख लेते हैं ये किस जगह पर है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जनाब पेज नंबर 31 पे ये भी नहीं। ये पेज नंबर 31 पे, ये पेज नंबर 31 है और ये इंटर प्रॉक्सिमल स्पेसेस के बारे में है। इंटर प्रॉक्सिमल स्पेसेस जो होती हैं ना, ये दो दांतों के दरमियान स्पेसेस होती हैं। इंटर प्रॉक्सिमल स्पेसेस दांतों के दरमियान जगह को, जो खाली जगह होती है ना, उसको इंटर प्रॉक्सिमल स्पेस कहेंगे। तो आइए हम अब इसके ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ये वाला ए पार्ट है। लाइन टू लाइन भी आप इसको पढ़कर जो आप मेरा लेक्चर समझेंगे तो वो आपको समझ आती जाएगी। और बीच में दरमियान में ना मैंने कुछ अपने खुद की भी बातें कुछ की हुई हैं, तो सिर्फ वो भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो वो आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए ये पार्ट को देखते हैं। आपस के दांतों यानी दो दांतों के दरमियान एक ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल शक्ल का एरिया बनता है। ये एरिया सर्वाइकल एरिया से कॉन्टैक्ट एरिया के दरमियान में होता है। अब ये देखें, ये जो है ये इसका सर्वाइकल एरिया है और ये देखें ये दो दांतों के दरमियान कांटेक्ट कर रहा है। ये जो एरिया है ये ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल कैसे बना रहा है ये आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता मैं समझा दूंगा कि ट्रायंगल वाली शेप्स कहाँ हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये इमेजिनरी लाइन खींचें यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन इमेजिनरी खींचें, और ये एक इमेजिनरी लाइन खींचें इधर को, और ये ऊपर को कॉर्नर जो है इसका ट्रायंगल ही बना रहा है। ठीक है, अच्छा इसको ना हम फेशियल साइड से देख सकते हैं। ठीक है, फेशियल साइड से इजीली देख सकते हैं। गम्स जो है ना वो ऊपर होते हैं। गम्स का कॉर्नर आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट एरिया के दरमियान यहाँ तक उसका गम का कॉर्नर सा होता है। ठीक है, अच्छा देख सकते हैं दांतों के दरमियान ये जगह जो सर्वाइकल से कॉन्टैक्ट एरिया तक का है, ये दांतों के दरमियान ये जगह जो सर्वाइकल से कॉन्टैक्ट एरिया तक का है, ये पेरिडोन्शियम के एक पार्ट से फिल हुआ होता है। अच्छा ये जो फिल हुआ होता है ना, मैंने कहा है कि पेरिडोन्शियम के एक पार्ट से फिल हुआ होता है। ये जो गम है ये पेरिडोन्शियम का पार्ट है। ठीक है, पेरिडोन्शियम क्या है इसके बारे में आगे मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये इसमें इस लेक्चर में ना है नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पेरिडोन्शियम के बारे में, क्योंकि ये इसका पार्ट है गम। ये गम यहाँ पे जो गम पार्ट है ये वाला, ये जंजीवा है। ये जंजीवा जो है ना ये पार्ट है किसका, पेरिडोन्शियम का। और ये फिल हुई होती है इंटरडेंटल स्पेस इस जंजीवा से। और जंजीवा किसका पार्ट है, पेरिडोन्शियम का। ठीक है, आगे इस इस टिश्यू को गम्स यानी जंजीवा कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब पेरिडोन्शियम क्या है हम इसको समझ लेते हैं। ठहरे मैं आगे आपको बताता हूँ कि पेरिडोन्शियम क्या है। अच्छा ये चीज़ देखें,
ये कंपोनेंट्स हैं पेरिडोन्शियम के, ठीक है। पेरिडोन्शियम के कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, नंबर 2 सीमेंटम, नंबर 3 बोन लाइनिंग एल्वियोलस, और नंबर 4 जिंजिवा। तो जैसे कि मैंने आपको जिंजिवा बताया है, जिंजिवा का एक पार्ट, पूरा जिंजिवा, ये जो जिंजिवा है, इसको, इस पूरा पार्ट जो है ये किसका है? पेरिडोन्शियम का है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इस टिश्यू को। अच्छा, ये जो पेरिडोन्शियम है, इसकी जो डेफिनेशन है, द टिश्यू दैट सपोर्ट एंड इन्वेस्ट द टूथ, यानी ऐसे टिश्यू जो दांत को सपोर्ट फ्राहम करते हैं, यानी उसको ताकत देते हैं, यानी उसको हड्डी के साथ जोड़े रखते हैं और उसको पकड़े रखते हैं। और इन्वेस्ट से मुराद है ये है कि ये कि कि दांत को ना जिंदा रहने और अपनी खूबसूरती को या शक्ल को बरकरार रखने के लिए ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है, जो कि पेरिडोन्शियम से ही हासिल होता है। इसको ना जिंदा रहने के लिए, यानी इसको अपनी शक्ल को बरकरार रखने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है, कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, जो कि इस पेरिडोन्शियम की मदद से ही हम जो इस दांत को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आगे अज़ान हो रही है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, तो फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, इस शक्ल में देखें। अच्छा, ये जो पेरिडोन्शियम था ना, ये तो हमारी बुक में मेरा इस टाइम ये टॉपिक नहीं था, ये सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया है कि जिंजिवा, क्योंकि इसमें जिंजिवा आ रहा था, तो जिंजिवा की वजह से मुझे, और पेरिडोन्शियम का लफ्ज़ भी बार बार आ रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे इसमें पेरिडोन्शियम के बारे में भी आपको डिफ़ाइन करना पड़ा कि पेरिडोन्शियम है क्या। अच्छा, 2 दांतों के दरमियान जो गम का पार्ट होता है ना, इसको इंटरडेंटल पेपिला कहते हैं। ये जो 2 दांतों के दरमियान पार्ट है ना, गम का, जो ये वाला पार्ट है, ये, इस गम को कलेक्टिवली, ये जो त्रिकोण बन रही है ना, इसको, इस गम के पार्ट को हम इंटरडेंटल पेपिला कहेंगे, ठीक है। ये देखें, ये शक्ल में ना ये वाजे हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको देखें, ये ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, इस ट्रायंगल को, क्योंकि ये देखें, ये वाला पार्ट जो है, ये देखें, इधर से हम लाइन खींचेंगे तो ये इसका वाइडर पार्ट है, ये जो इसका नैरोर पार्ट है। अच्छा, वाइडर पार्ट मैंने जैसे कि पहले भी डिफाइन किया है, बताया पिछले लेक्चर में भी, ये इसकी बेस होती है, और ये जो जो आगे कम हो रहा होता है, ये क्या होता है? ये इसकी एपेक्स होती है, ठीक है। इसी तरह ये बेस हो गई इसकी इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस की, और ये इसकी एपिकल पार्ट हो गया। और यहाँ चूंकि कांटेक्ट एरिया है दोनों का, तो ये कांटेक्ट एरिया से ये सर्वाइकल की तरफ, ये इतना एरिया जो है इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस कहलाएगा। अच्छा, अब देखें, अब ये जो 3 पार्ट्स, यानी मैंने ट्राइंगल के जो 3 पार्ट्स बताए हैं, ये इसकी बेस, ठीक है। ये बेस में इसकी क्या होगी? एल्व्यूलर बोन होगी ना, बैक साइड पे, ठीक है, बोन है। और ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये साइड्स क्या बना रही हैं? ये दांतों की प्रॉक्सिमल साइड्स हैं, ठीक है। और ये इसका कांटेक्ट एरिया है, ठीक है। ये अब देखें कि अब ये जो 3 पार्ट्स हैं ट्रायंगल के दरमियान, मैंने बताए हैं कि नंबर 1 बेस यानी एल्व्यूलर बोन, और नंबर 2 इसकी एडजेसेंट दांतों, 2 एडजेसेंट दांतों के दरमियान
ये जो दो एडजेसेंट दांत है ना, दो आपस में, दो करीब के जो दांत हैं, दोनों दांतों के दरमियान जो है ये स्पेस, ये प्रॉक्सिमल स्पेस है जो साइड है, ठीक है, और ये कांटेक्ट एरिया है, ठीक है। अच्छा, इनके दरमियान जो स्पेस है, और दीज आर द बाउंड्रीज। अब वो जो बाउंड्रीज का लफ्ज कह रहा है ना, वो बाउंड्रीज हैं इसकी, किसकी? इंटर प्रॉक्सिमल स्पेस की। ये प्रॉक्सिमल साइड, ये प्रॉक्सिमल साइड, और ये बेस एल्वियोलर बोन की, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ इंटर प्रॉक्सिमल स्पेस। तो बाउंड्रीज के बारे में जो लिखा हुआ है इस वो लाइन में, तो उसको तो आपने अब अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अच्छा, अब ना बी पार्ट में देखते हैं। ये जो अगला बी पार्ट था ना उसका, उसको देखें आप बुक में। इस पार्ट की जो पहली लाइन में ये कह रहा है कि दो दांतों के दरमियान जो जगह है, इसका साइज और शक्ल उन दो दांतों की साइड्स यानी प्रॉक्सिमल साइड जो है उनकी बनावट पर मुनसर है, ठीक है, कि उनकी बनावट कैसी है, ठीक है, और दांत कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, यानी आगे पीछे दांत भी हो सकते हैं, और कुछ दांतों की बनावट भी में भी कोई तब्दीली वगैरह हो सकती है, ठीक है ना। ये क्लियर है ना इसमें कि देखें इसके गम्स कहाँ तक गए हुए हैं, ये दांतों की बनावट भी इसमें मुनसर है, ठीक है, और ये दांत अगर आगे हो और ये पीछे हो तो फिर भी हम इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस को हम देखेंगे कि ये इसकी शक्ल, इसकी है जो ये जो तकूनी शक्ल है प्रॉक्सिमल स्पेस की, ये डिपेंडेंट है ना, कि ये जब आगे होगा तो ये और तरह हो जाएगी, ठीक है, तो या ये आगे हो जाएगा तो ये और तरह हो जाएगी। तो इस लाइन में इसने यही बताया है कि जो इसकी बनावट और जो साइडों की बनावट है बाउंड्रीज की, इस पे मुनसर है, ठीक है। अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि इस ट्राइएंगल यानी इंटर प्रॉक्सिमल स्पेस की जो शक्ल है ये तमाम पेरियोडोंशियम की सेहत पर भी मुनसर है, यानी मसूड़े मुकम्मल मुमकिन है कि अगर ख़राब हों, मुमकिन है दांत जो आगे पीछे हों, जो वो दांत की बोन की वजह से ही हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने बता दिया कि वो पेरिडोंशियम का ही पार्ट है, एल्व्यूलर बोन भी पेरिडोंशियम का ही पार्ट है, ठीक है। इसलिए इससे ना इस लाइन में ना आप पेरिडोंशियम का इंटायर, जो मैं पहले पेरिडोंशियम का पहले जिक्र कर चुका हूँ कि पेरिडोंशियम क्या है, ये उसकी वजह से है, उसकी हेल्थ की। अब ये देखो ना, गम की हेल्थ देखो यहाँ पे कितनी खराब हो चुकी है। अब वो खराब होने की वजह से इसकी इस तरह की शक्ल है, यहाँ पे स्पेसेस क्लियर हो गई हैं, वरना क्या होना था, यहाँ इंटरडेंटल पेपिला होना था प्रॉपर तरीके से। अच्छा, अब ये देखो, ये हेल्थ गम की क्या है कि नीचे चले गई है, रिसेस्ड हो गई है, तो ये इस पे भी मुनसर है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो सारा कुछ नजर आना शुरू हो गया। अब ये इसीलिए इसमें इसने पेरिडोंशियम की हेल्थ का जिक्र किया है, ठीक है, इस लाइन में। अच्छा, इंटरडेंटल स्पेस जो है ना, स्पेस की ये जो शक्ल है, ये दांतों की सेल्फ क्लीनिंग में भी मदद फराहम करती है। यानी आपने आपने देखा होगा कि जब इस इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस में कोई चीज़ फंस जाती है तो हमें बहुत इरिटेशन फील होती है, हमारा दिल करता है जल्दी जल्दी इसको निकाल दें। हाँ, तो ये खुद मुख्तार, मतलब अब आप देखें कि ये आपको बता देता है कि यहाँ कुछ फंसा हुआ है, तो आप फौरन इसको निकाल लें। इसलिए ये सेल्फ क्लीनिंग, कुछ तो ये सेल्फ क्लीनिंग कर रही होती हैं, कुछ तो ये इरिटेशन से ही, उसको इरिटेट जब होता है ना, ये किसी ना किसी चीज को ऑटोमेटिकली भी निकाल देती हैं। ये गम्स जो है ना, वो इनको इरिटेशन होती है ना, इसलिए ये खुद भी
निकाल देती हैं कुछ चीज़ों को। सेल्फ क्लीनिंग भी है यहाँ पे, और कुछ तो ये फंसने भी नहीं देती, क्योंकि अगर इनका जो इंटरडेंटल पेपिला है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अगर अटैच्ड हुआ होगा तो वो कब इसको कोई चीज़ फंसने देगा। तो इस वजह से ये कहा गया है कि ये सेल्फ क्लीनिंग का भी बाइस बनती हैं। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, क्योंकि कोरोना के हालात बहुत आजकल क्रिटिकल हैं। कोशिश करें कि बाज़ारों में ना जाएं और रश वाली जगहों से ज़रूर बचें। हमारे एक सर थे जो यहाँ पे पहले पढ़ाने आते थे, फ़रक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो इसी कोरोना की वजह से अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। आप सबसे दरख्वास्त है, एक बार अलहम शरीफ और 3 बार कुल शरीफ और अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर उनकी रूह को एसाले सवाब कीजिए, ताकि आपको भी उसका फ़ायदा हो। क्योंकि हम किसी ईमान वाले के लिए अगर हम जो बख्शिश की दुआ करेंगे तो कल को कोई हमारे लिए भी करेगा। तो बचें कोरोना से, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आपको भी बचना चाहिए। इट्स अ किलर वायरस है, ठीक है ना, इससे डरना नहीं है। लेकिन क्योंकि लोग ना डर भी जाते हैं, कोरोना होता है ना तो उससे घबरा जाते हैं। घबराने की वजह से फिर वो जो है ना, वो एक तो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करवाते, कहते हैं नहीं 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 मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना। और जैसे ही सांस रुकना की पोजीशन में आए, यानी आपको आपको लग रहा है कि आपका सांस रुक रहा है, तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्यों? जैसे ही सांस रुकना शुरू होगा तो वो ही आपकी डेथ का कॉज बनेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हॉस्पिटल नहीं हमें जाना, वहां तो कई बंदों को मार देते हैं। तो इस चीज को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। अगर किसी घर के किसी फर्द को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और उसको सांस का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, पहले तो उसका इलाज प्रॉपर दवाइयाँ चलती हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। इससे डरना नहीं होता। जो सस्पेक्टेड पर्सन है ना, जो जिसको हुआ होता है, वो इतना घबरा जाता है कि पता नहीं मैंने मर जाना है। तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि उसको ज़्यादा से अगर कोई ऐसा कोई केस आप लोगों के घरों में है तो उसको खाने पे अच्छी तरह उसकी डाइट अच्छी रखें, उसको प्रॉपर मेडिकेशन दें, ठीक है, किसी अच्छे मेडिसिन स्पेशलिस्ट से इलाज करवाएं। तो इससे इसके 14 डेज में ये वायरस ऑटोमेटिकली किल हो जाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बॉडी में। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराने इसीलिए मैंने ये बताया है। हाँ, अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो, और आपको यहाँ इलाज करवा भी रहे हैं तब भी ये इतना क्रिटिकल हो गया कि इसने आपके सांस कहीं रुकने का बायस बन गया। थोड़ी बहुत अगर भी खांसी हो रही है ना तो फिर भी उसका इलाज करवाएं, क्योंकि खांसी से ही आपके लंग्स ख़राब होते हैं। जब आप ज़्यादा खांसेंगे तो आपके लंग्स ख़राब होंगे, और जैसे ही आपके लंग्स खराब होंगे तो आपका सांस रुकना शुरू होगा। इसकी पहली शक्ल ही ये है। आप देखते ही आपके लंग्स खराब नहीं होंगे कि जैसे ही आपके वायरस आपके अंदर आया तो आपके लंग्स खराब हो गए तो आपका सांस रुकना शुरू होगा। नो, आपके लंग्स खराब होंगे आपके खांसने से। आप खांसेंगे, इलाज कराएंगे नहीं और ये चेक नहीं करवाएंगे, ठीक है। जैसे ही खांसी बहुत ज्यादा आपको स्टार्ट हो, कोशिश करें इस खांसी को रोकने की और इसका इलाज करवाने की, ना कि आप इसको ऐसे ही चलते रहने दें। स्पेशली अपने बड़ों को बचाएं इस बीमारी से। वो खांसते हैं वो क्योंकि बूढ़े होते हैं तो उनकी वो अंदर जिस्म में इतनी ताकत नहीं होती, तो लंग्स भी
उतने तक पावरफुल नहीं होते, तो वो अल्टीमेटली लंग्स ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे ही ख़राब होते हैं उनका सांस रुकना शुरू होता है, और सांस रुकने का मतलब ही ये है कि आप में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाती है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होते ही आपका ब्रेन काम छोड़ देता है, आपके बाकी अज़ा जो हैं वो काम करना, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है, आपकी हार्ट की एफिकेसी कम हो जाती है, आपकी जो गुर्दे हैं, किडनीज़ हैं, उनकी एफिकेसी कम हो जाती है, काम करने की सलाहियत ही कम हो जाती है जब आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगी। तो जैसे ही आपकी सांस रुकनी शुरू होनी है, आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जानी है। पूरी बॉडी डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि फिर आप डेथ की तरफ जा रहे हैं। आपको चाहिए कि फौरी इसको आप अपनी अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को बहाल करें और किसी करीब के हॉस्पिटल में जाएं, और सिंपल सी बात है, वो ऑक्सीजन लगा देते हैं, और साथ में वो फिर मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन कोशिश करें कि सांस के रुकने के अमल से पहले पहले, और ये खांसने के, और जो लोग पहले खांसी के मरीज हैं, जो दमे के मरीज हैं, उनको जब बेचारों को होता है तो उनके लिए तो फौरी एक्शन हो जाता है ये सांस का रुकने का अमल। हाँ, लेकिन हम लोग जो हेल्दी हैं थोड़े से, वो उनको सांस का रुकने का अमल खांसी होने के बाद होता है। तो जिनके लंग्स पहले से खराब हैं उनको फौरी अटैक अटैक होता है। तो अल्लाह ताला आप सबको इस कोरोना की बीमारी से बचाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तो अल्लाह हाफ़िज़।